अभिनंदन, आभार, नमस्कार। और हम आज इस क्रम में इतिहास दर्शन के जो ग्रंथ देख रहे हैं उसमें आज हम मिश्र बंधु की चर्चा करेंगे। तो मिश्र बंधु में आज देखते हैं कि इसके लेखक कौन से हैं। और मिश्र बंधु विनोद जिसके एक मतलब अभी तक तासी, और उसके बाद हम देख चुके हैं शिव सिंह सरोज को। और मतलब तासी का ग्रंथ इस्तवार दा ला लिटरेतुर हिंदू ये हिंदुस्तानी, शिव सिंह का शिव सिंह सरोज, और अभी तक हम देख चुके हैं। इसके बाद हमने देखा ये दोनों वर्णानुक्रम पद्धति पे हैं। उसके बाद हमने देखा ग्रियर्सन को, ग्रियर्सन कालानुक्रम पद्धति पे हैं। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं मिश्र बंधु विनोद को। ये सबसे मतलब इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसके आधार शुक्ल जी भी बनाते हैं मिश्र बंधु विनोद को अपने इतिहास का। आइए हम इसको देखना प्रारंभ करते हैं। इसके लेखक जो है सबसे पहले देखते हैं। लेखक इसके मिश्र बंधु हैं। मिश्र बंधु में तीन आते हैं, मिश्र बंधु है। मिश्र बंधु ये तीन हैं। कौन कौन से? गणेश बिहारी मिश्र। ये पूछा भी जाता है कि मिश्र बंधु में कौन तीन आते हैं, तो गणेश बिहारी मिश्र। फिर उसके बाद दूसरे हैं श्याम बिहारी मिश्र। और तीसरे हैं सुखदेव बिहारी मिश्र। ये तीन आते हैं, इसको पूछा भी जाता है। ठीक है, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, ये हैं तीनों मिलकर बनते हैं मिश्र बंधु। तीनों भाई थे। और फिर आगे हम इसका प्रकाशन वर्ष देखते हैं। तो प्रकाशन वर्ष, इसमें प्रकाशन वर्ष आपको बता दें कि ये 4 भागों में प्रकाशित हुआ। तो इसके 4 भाग हैं। तो 4 भाग में जो प्रथम, इसको 2 तरीके से हैं। प्रथम 3 भाग प्रथम 3 भाग जो है इसके 1913 में प्रकाशित हुए, 1913। और जो द्वितीय भाग है उसका प्रकाशन 1934 में होता है। और चतुर्थ भाग का, जो इसका दूसरा मतलब अगला भाग आता है, चौथा चतुर्थ भाग, उसका 1934 में। तो ये इनका प्रकाशन वर्ष है। प्रकाशन वर्ष कब है? 4 भाग में हुआ। प्रथम 3 भाग 1913 में आते हैं और चतुर्थ भाग 1934 में आते हैं। और एक बात, एक तो हो गया इसके लेखक, दूसरा इसका प्रकाशन वर्ष, तीसरा हम देखेंगे इसकी पद्धति। तो इसकी ऐसे हेडिंग डाल रहे, पद्धति कौन सी है? पद्धति है ऐसे शुद्ध, तो ऐसे इसमें यहाँ लगना चाहिए, ऐसे। पद्धति है कालानुक्रम पद्धति का पिछले चर्चित में हमने विश्लेषण किया था क्या होता है। तो कालानुक्रम पद्धति का इसका उपयोग किया गया है। ठीक है। और एक चौथी महत्वपूर्ण बात ये है कि इसमें करीब 5000 कवियों का नगेंद्र के अनुसार नगेंद्र के अनुसार इसमें 5000 कवि, लगभग 5000 कवियों का वर्णन है। लगभग 5000। अच्छा, नीचे नहीं दिख रहा है? अच्छा चलो, मैं इसको अलग, नगेंद्र के अनुसार यहाँ लिख देता हूँ। चौथा है कि डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इसमें
लगभग 5,000 कवियों का विवरण है। ठीक है, वैसे इसमें बहुत जगह 4,000, जैसे बहुत जगह 4,591 मिलता है, कुछ जगह 96 मिलता है, 4,596। कुल मिला के हमको ये जानना है कि इसमें 5,000 है, क्योंकि नगेंद्र में दिया है तो इसलिए प्रमाणित है। यही पूछा भी गया है, कई बार पूछा गया है कि मिश्र बंधु में कितने कवियों का विवरण मिलता है, लगभग 5,000। ठीक है, तो ये हो गई इनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। अब हम देखेंगे, बातें थी, अब तथ्य देखेंगे महत्वपूर्ण जो इसके संदर्भ में है। मिश्र बंधु विनोद से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तथ्यों में बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि इसका आधार क्या है, ये इसके मतलब लिखने में क्या क्या उपजी भी रहा, किन रिपोर्टों के आधार पे पब्लिश हुई, इसके अलावा इसको किसने क्या कहा है, ऐसी बातें देखेंगे। तो इसको देखते हैं, हेडिंग डालिए तथ्य। ठीक है, तथ्य में हम पहले देखेंगे कि यह इतिहास ग्रंथ, वैसे साहित्य इतिहास ग्रंथ है, इतिहास ग्रंथ, यह इतिहास ग्रंथ नागरी प्रचारणी, नागरी है, नागरी प्रचारिणी सभा काशी के, सभा काशी की खोज रिपोर्ट, ये खोज रिपोर्ट 1920 से 1911 के बीच है। खोज रिपोर्ट पर आधारित है। इस खोज रिपोर्ट में तमाम ऐसे ज्ञात अज्ञात कवियों का पता चला, ढूंढने के लिए चलाया गया था, जिसमें तमाम ज्ञात अज्ञात कवियों का विवरण मिल सके। तो इसी के अब ये सरकार और नागरिक प्रचारणी सभा दोनों के संयुक्त तत्वाधान में हुआ था ये खोज रिपोर्ट। ठीक है, जो खोज रिपोर्ट, इसका उपयोग सुपुल जी ने भी अपने इतिहास ग्रंथ में किया है। ठीक है, अगला है दूसरा तथ्य, हम देखते हैं कि कवियों के जीवन चरित्र के साथ साथ साहित्य के विविध अंगों पर भी प्रकाश डाला गया है इसमें। ठीक है, कवियों के विभिन्न, कवियों के, पहले ये लिख लेते हैं, कवियों के जीवन चरित्र के साथ साथ साहित्य के विभिन्न अंगों पर प्रकाश डाला गया। ठीक है, एक बात ये हो गई। फिर इसके बाद और देखते हैं तीसरा, एक और का कथन कि इसमें तुलनात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए, इसमें तुलनात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए कवियों की श्रेणियां निर्धारित की गई हैं। कवियों की श्रेणियां निर्धारित की गई हैं। ठीक है, इसमें तुलनात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए कवियों की श्रेणियां निर्धारित की गई हैं।
ठीक है। और जैसे 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 क्या इनके 3 श्रेणियां ही लिख लीजिए, ठीक है। करते हुए कवियों की यहाँ कर लीजिए 3 श्रेणियां, ठीक है। 3 श्रेणियां निर्धारित की गई हैं। कौन कौन है? यहाँ सीधा लिखिए, उत्तम, उत्तम के बाद मध्यम और सामान्य, उत्तम, मध्यम और सामान्य, ये 3 श्रेणियां इसमें निर्धारित की गई हैं, ठीक है, कवियों की। अब ये हो गया, और 3 बातें हो गई। अब इसको हम आगे देखते हैं और बातें। इसका एक बार देख लेंगे। यह इतिहास ग्रंथ नागरी प्रचारणी सभा काशी की खोज रिपोर्ट 1900 से 1911 पर आधारित है। यानी ये जो खोज रिपोर्ट थी 1900 से 1911 के बीच चली थी, ठीक। कवियों के जीवन चरित्र के साथ साथ साहित्य के विभिन्न अंगों पर प्रकाश डाला गया है। एक ये बात हो गई। इसमें तुलनात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए कवियों की 3 श्रेणियां निर्धारित की गई हैं, उत्तम, मध्यम और सामान्य। तो ये 3 बातें महत्वपूर्ण हो गई। उसके बाद आगे हम और देखेंगे, जैसे कि इसमें इतिवृत्तात्मक लेखन मिलता है और ऐसी बहुत सारी बातें, ठीक है। इतिवृत्तात्मक लेखन, उसके अलावा इसमें रचनाकारों का विवरण समालोचना सहित दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं चौथे नंबर से कि हिंदी साहित्य में इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन मिश्र बंधु से बनता है। हिंदी साहित्य में इतिवृत्तात्मक लेखन, इतिवृत्तात्मक लेखन मिश्र बंधु विनोद से मिलता है। ये बात हो गई, ठीक है। हिंदी साहित्य में इतिवृत्तात्मक लेखन मिश्र बंधु विनोद से मिलता है। इसके अलावा इसमें प्रमुख रचनाकारों का विवरण समालोचना सहित दिया गया है और सामान्य कोट की नामावली संक्षिप्त रचनाओं के साथ प्रस्तुत की गई। तो इसमें एक और यही लिख लीजिए कि इसमें प्रमुख रचनाकारों का विवरण, प्रमुख रचनाकारों का विवरण समालोचना सहित दिया गया है। इसमें प्रमुख रचनाकारों का विवरण समालोचना सहित दिया गया है, ठीक है। लेकिन मतलब एक सामान्य श्रेणी के जो रचनाकार उनको एक संक्षिप्त सूची है, तो इसके बारे में कोई विशेष बात नहीं है। आगे देख लेते हैं कि इसमें प्रत्येक कवि को सुनिश्चित संख्या प्रदान की गई है। इसमें प्रत्येक कवि को एक सुनिश्चित संख्या, यानी क्रम है, ठीक है। संख्या मतलब क्रम भी दिया गया कि 135 नंबर पे कबीर हैं, 200 नंबर तुलसी है। सर सुनिश्चित संख्या भी, इसमें प्रत्येक कवि को एक सुनिश्चित संख्या भी प्रदान की गई है, ठीक है। केवल ऐसे विवरण नहीं दिया गया है, संख्या के क्रमबद्ध किया गया है।
प्रदान की गई है, ये भी है। ठीक है। और सतवां हम देखते हैं कि मिश्र बंधु विनोद को शुक्ल जी ने बड़ा भारी या प्रकांड, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बड़ा भारी या प्रकांड वित्त संग्रह कहा है। संग्रह, बड़ा भारी या प्रकांड, एक जगह बड़ा भारी लिखते हैं, दूसरी जगह फिर आगे 1-2 पेज बाद इसके बारे में बताते हैं तो प्रकांड लिखवाते हैं, प्रकांड वित्त संग्रह। क्योंकि 5000 कब थे तो भाई बड़ा भारी या प्रकांड तो है ही है, तो इसीलिए बड़ा भारी या प्रकांड वित्त संग्रह कहा है। ठीक है, एक ये बात हो गई। एक और देख लीजिए यहीं कि मिश्र बंधु विनोद ऐसे लिख लीजिए कि मिश्र बंधु ने गोरखनाथ को गद्य का प्रथम लेखक माना है। गद्य का प्रथम लेखक माना है, ये नहीं कि खड़ी बोली का गद्य है कि ब्रज का गद्य, नहीं। तो गोरख को गद्य का प्रथम लेखक माना है। ठीक है। अब इसके बाद हम इनके इतिहास ग्रंथ का वो करते हैं, क्या कहते हैं, आधार क्या है। जैसे पहले देख लेते हैं ये इसका रिवीजन, उसके बाद आगे देखते हैं। हिंदी साहित्य में इतिवृत्तात्मक लेखन मिश्र बंधु विनोद से मिलता है। इसमें प्रमुख रचनाकारों का विवरण समालोचना सहित दिया गया है। अगला, इसमें प्रत्येक कवि को एक सुनिश्चित संख्या प्रदान की गई है। मिश्र बंधु विनोद, ठीक है, मिश्र बंधु विनोद को शुक्ल जी ने बड़ा भारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा भारी प्रकांड वित्त संग्रह कहा है। उसके बाद मिश्र बंधु ने गोरखनाथ को गद्य का प्रथम लेखक माना है। गोरखनाथ को गद्य का प्रथम लेखक माना है। ठीक है, ये हो गया इसके बारे में महत्वपूर्ण बातें। अब हम इनके रचना स्रोत देख लेते हैं। ग्रंथ का आधार ग्रंथ क्या है। ठीक है, लेखन विश्व बंधु विनोद के लेखन के आधार ग्रंथ क्या हैं, ये भी देखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद इसका काल विभाजन भी हम देख ही लेंगे इसी समय कि इन्होंने काल विभाजन कैसे किया है, क्योंकि काल विभाजन से मिश्र बंधु के प्रश्न भी उठते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आधार ग्रंथ। इसमें पहले आता है कवियों का स्वरचित ग्रंथ। ठीक है, स्वरचित ग्रंथ। दूसरा शिव सिंह सरोज। ठीक है, तीसरा लेते हैं ये द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। एक ये हो गया। ठीक है, एक ये हो गया। उसके बाद मुंशी देवी प्रसाद के लेख, मुंशी देवी प्रसाद के लेख, ये सारा विवरण वहां मिलता है, क्या कहते हैं, मिश्र बंधु विनोद में। ठीक है, पांचवा नागरिक प्रचारणी सभा की खोज रिपोर्ट। नागरिक
नागरी प्रचारिणी सभा की खोज रिपोर्ट ब्रैकेट में, यह खोज 1900 से 1911 ईस्वी तक चली थी। और 11 के बाद 13 में इनका 3 खंड आ ही जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला, बस ये 5 ही आधार ग्रंथ हैं और नहीं है। खोज रिपोर्ट हो ही गई ना, ये खोज रिपोर्ट। तो कवियों का स्वरचित ग्रंथ शिव सिंह सरोज, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, मुंशी देवी प्रसाद के लेख, नागरी प्रचारिणी सभा की खोज रिपोर्ट। यहाँ ध्यान देने की बात है, ये 2 नई बातें हैं कि मुंशी देवी प्रसाद के लेख और ये कवियों का स्वरचित। बाकी तासी को छोड़ के अपने से पहले सभी ग्रंथों को लिया है। शिव सिंह सरोज को लिया, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर। तासी कहने के लिए इतिहास ग्रंथ था क्योंकि उसमें मात्र 72 हिंदी के कवियों को लिया गया था। तो सच मामले में बस प्रारंभ ही माना जा सकता है, बाकी उसमें कुछ था नहीं। और ठीक है, ये हो गई खोज रिपोर्ट। नोट टिप्पणी पे लिख सकते हैं, आगे हम शुक्ल जी को लिखाएंगे कि चलो रहने दीजिए यहाँ, कि ये मिश्र बंधु विनोद जो है शुक्ल जी के मतलब इतिहास ग्रंथ का भी आधार ग्रंथ था। तो इसको हम आगे देख लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम देखते हैं इनका काल विभाजन देख लेते हैं। ठीक है, मिश्र बंधु के काल विभाजन, इसी समय इनको पूर्णतः देख ही लेते हैं कि इसमें कुछ बचे हैं। ठीक है, मिश्र बंधु का काल विभाजन। मिश्र बंधु का काल विभाजन। ठीक है, दिख रहा है? हाँ, मिश्र बंधु का काल विभाजन। इसको हम पहले 4 श्रेणियों में 5 में बांटते हैं। पहले 5 श्रेणियों में बांटते हैं। ठीक है, पहला हो गया, यहाँ दिख रहा है? हाँ, यहाँ से कर लेते हैं। ठीक है, इसमें पहला हो गया आरंभिक काल। आरंभिक काल यहाँ रख लेना, नहीं तो पूरा नहीं पड़ेगा। आरंभिक काल, इसको 700 से 1444 विक्रमी, 700 से 1444 विक्रमी। ठीक है, फिर उसके बाद आता है माध्यमिक काल, 1445 से 1680। फिर माध्यमिक काल जो 700 से 1444, फिर ये चलता है 1445 से 1680 विक्रमी। ठीक है, ये हो गया इनका माध्यमिक काल। फिर हम अलंकृत काल देखेंगे। अलंकृत काल, और इसका समय है 1681 से 1889। 1681 से 1889 विक्रमी। ठीक है, उसके बाद हम इसको परिवर्तन काल देखेंगे। यहाँ एक परिवर्तन काल होगा। परिवर्तन काल, इसका समय है 1890 से 1925। 1890 से 1925 विक्रमी। ठीक है, उसके बाद एक वर्तमान काल, ये जो यहाँ बताए थे वर्तमान काल, इसका 1925 विक्रमी के बाद, या अद्यतन कर सकते हैं, से अद्यतन, ये हो गया। अब हम इसको, जो जैसे आरंभिक काल है,
इसको हम दो भागों में बांटेंगे, ठीक है, इसको दो भागों में। इसमें एक होगा पूर्व आरंभिक काल और दूसरा होगा उत्तर आरंभिक काल। पूर्वारंभिक, तो इसको हम पूर्वारंभिक लिख देते हैं, पूर्वारंभिक काल। इसका समय जो है 700 से 1343 विक्रमी, 700 से 1343 विक्रमी। और ये जो पूर्वारंभिक काल के उत्तरारंभिक काल, तो उत्तरारंभिक होगा भाई, गड़बड़ हो गया। उत्तरारंभिक काल, इसका समय होगा 1344 से 1444, ठीक है, विक्रमी। उसके बाद हम इसको देखते हैं, इसके भी दो भाग होगा। इसके दो भाग में उत्तर माध्यमिक काल, पूर्व माध्यमिक काल, उत्तर माध्यमिक काल। पूर्व माध्यमिक काल, इसका समय 1445 से 1560 विक्रमी, ठीक है, विक्रमी संवत। उसके बाद उत्तर माध्यमिक काल, इसका समय 1561 से 1680 विक्रमी संवत में है, ठीक है। उसके बाद क्या बचा, अलंकृत काल। अलंकृत काल को भी हम दो में बांटेंगे, एक होगा पूर्व अलंकृत काल, एक उत्तर अलंकृत काल। तो पूर्व अलंकृत काल, इसका समय होगा 1681 से 1790 विक्रमी, ठीक है। और पूर्व अलंकृत के बाद उत्तर अलंकृत काल, इसका समय होगा 1791 से 1880 विक्रमी, ठीक है। अब जो परिवर्तन काल है वो यही रहेगा 1890 से 1925 विक्रमी, और वर्तमान काल 1925 से अद्यतन। इस तरह से ये इसका चार्ट है। फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं। आरंभिक काल से 700 से 1440, इसका विक्रमी संवत है। इसके दो भाग होते हैं, पूर्व आरंभिक काल 700 से 1343, उत्तर आरंभिक काल 1344 से 1444 विक्रमी। फिर माध्यमिक काल, इसका समय जो है 1445 से 1680 रहता है, जिसमें पूर्व माध्यमिक काल 1445 से 1560 और उत्तर माध्यमिक काल 1561 से 1680 विक्रमी संवत रहता है। अलंकृत काल 1681 से 1889 विक्रमी संवत रहता है, ठीक है। अलंकृत काल का 1681 से 1889, ये यहाँ भी 89 ही रहेगा, तो 1681 से 1889 विक्रमी। तो इसमें पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल। पूर्व अलंकृत काल 1681 से 1390 और उत्तर अलंकृत काल में 1791 से 1889 विक्रमी। परिवर्तन काल इसका 1890 से 1925 और वर्तमान काल 1925 से अद्यतन है। इनके बारे में एक बात और, इनकी एक रचना है, ऐसे देख लीजिए या लिखवा ही देते हैं। चलिए इसको आप लोग देखिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और मैं आगे दिखाता हूँ। इनकी एक रचना के बारे में, मिश्र बंधु के विशेष रचना नवरत्न, जो 1910 में आया, जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें 9 कवियों के बारे में, वैसे हैं 10 क्योंकि त्रिपाठी बंधु में 2 हैं, तो इसको एक बार देख लेते हैं। नवरत्न, बस इसी नवरत्न से देव बड़े की बिहारी विवाद का जन्म होता है। दरअसल नवरत्न में देव को बड़ा ठहराया मिश्र बंधुओं ने, जहां से इसका विवरण शुरू होता है। और
एक हेडिंग डालिए, हिंदी नवरत्न 1910। ठीक है। और लेखक कौन है? लेखक है इसमें मिश्र बंधु। नवरत्न कौन कौन से हैं? पहले हैं तुलसी, दूसरे पे हैं सूरदास। ठीक है, पहले हम गिना देते हैं। जैसे तुलसी हैं, सूरदास हैं, देव हैं, बिहारी हैं, ठीक है, त्रिपाठी बंधु हैं, केशव हैं, चंद्रवरदाई हैं, और उसके बाद चंद्रवरदाई के बाद फिर हैं वो भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो ये 9 हैं। अच्छा, त्रिपाठी बंधु में मतिराम और जो है भूषण दोनों हैं। तो आइए देखते हैं। पहले नंबर पे तुलसी, दूसरे नंबर पे सूरदास, तीसरे नंबर पे आते हैं देव। देव को बिहारी से पहले रखा है, इसीलिए एक विवाद ये भी शुरू हुआ। तीसरा देव, चौथे बिहारी। ठीक है, और 5वें नंबर पे आते हैं त्रिपाठी बंधु। त्रिपाठी बंधु में क्या है कि भूषण और मतिराम 2 हैं। त्रिपाठी बंधु, मिश्र बंधु, त्रिपाठी बंधु, ऐसे देख लीजिए। तो भूषण व मतिराम, ये 2 आते हैं। और उसके बाद 6 नंबर पे केशवदास आते हैं। केशवदास, ठीक है। फिर इधर 7 नंबर पे केशवदास के बाद कबीर आते हैं। फिर 8 नंबर पे चंद्रवरदाई आते हैं। और फिर 9 नंबर पे भारतेंदु हरिश्चंद्र आते हैं। हरिश्चंद्र, ठीक है। यहाँ एक टिप्पणी लिख लीजिए, टिप्पणी के रूप में, कि इसी रचना से बिहारी बड़े की देव विवाद का जन्म हुआ। एक बात तो ये। दूसरी बात इसमें लिखिए, इसमें देव को बड़ा बताया गया है। बस, इसके अतिरिक्त कुछ जानने की जरूरत नहीं है आपको मिश्र बंधु में। और अभी तक हम जो अध्ययन कर चुके हैं इसका एक बार और देख लेते हैं कि हिंदी नवरत्न 1910 में आया। लेखक मिश्र बंधु हैं। इसमें तुलसी क्रम है ये, सूरदास, देव, बिहारी। त्रिपाठी बंधु में भूषण और मतिराम, केशवदास, कबीर में जो है चंद्रवरदाई, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, ये 9 आते हैं। वैसे हैं इसमें 10, क्योंकि त्रिपाठी बंधु में भूषण और मतिराम दोनों हैं। और इसमें 2 बातें और महत्वपूर्ण है कि इसकी रचना में, इसी रचना से बिहारी बड़े की देव, ठीक है, विवाद का जन्म हुआ। और इसमें देव को बड़ा बताया गया है। ठीक है, देव को बड़ा बताया गया है। इस तरह आज मिश्र बंधु समाप्त होते हैं। फिर हम अगले क्रम में शुक्ल जी को देखेंगे। धन्यवाद।